Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up the newspaper of July 5th, starting with the first one. Why the Western Freight Corridor is delayed. Freight corridor is very important for seamless connectivity of logistic across India. Several freight corridor has been established and it is planned in several parts of the country, right from eastern coast freight corridor, western corridor, northern corridor, southern, north and south, etc. लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है कि वाई इट इज डिलेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन का कोऑर्डिनेशन का इशू है। दूसरा कंटेनर ट्रैफिक विच इज 70% ऑफ द ओवरऑल ट्रैफिक ऑन द कॉरिडोर। इट इज ओनली फॉर द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट सच एज टायर्स, होसरी, कारपेट, वुडन फर्नीचर एक्सेट्रा। तो उसको स्पेसिफिक जगह देखना चाहिए, डेटा कलेक्शन होना चाहिए। कुछ कुछ जगह पे सॉइल इज नॉट फेवरेबल, कॉन्ट्रैक्टर फेसिंग इशू, कुछ मॉडल होगा, ईपीसी मॉडल होगा, उसमें कुछ चैलेंजेस होगा। Land acquisition, it has been delayed in most of the areas for almost 15 to 16 years. तो वो एक challenge है. Due to the slow progress of the project, railway is continuing to lose logistic market to share road sector. तो currently रोड के थ्रू मोस्टली लॉजिस्टिक सेक्टर इंटीग्रेटेड है इंडिया के अंदर में, इन डीप पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो लॉन्ग टर्म में बोला जा रहा है कि रेलवेज को मोर एंड मोर फ्रेट कॉरिडोर के तरफ में प्रोग्रेस किया जाएगा। तो उसके लिए फ्रेट कॉरिडोर इंपॉर्टेंट है। The important institution DFCCIL. अब फ्रेट कॉरिडोर, रेलवे फ्रेट कॉरिडोर में क्यों इंपॉर्टेंट और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अच्छा है? इट विल बी मोर चीपर, इसमें फ्यूल कॉस्ट कम होगा। एंड जो ट्रकिंग सर्विसेज है ये थोड़े शॉर्ट एंड मीडियम डिस्टेंस के लिए सही होना चाहिए। स्पेसिफिक ट्रेन को भी यूज कर सकते हैं, जैसे कोल हो गया या वाटर रेल, किसान रेल एक्सेट्रा। तो फ्रेट कॉरिडोर is very important for becoming Atmanirbhar and also seamless connectivity for Amritkar. PPI, next one is PPI, Producer Price Index. It will check the prices in from the perspective of the producer. ऐसे बोला जा रहा है कि it will be examined by NSC. तो PPI अगर बात करते हैं, it measures the average change in prices of producer which receives for its goods and services sold in the domestic market. क्यों प्रॉब्लम है डब्ल्यूपीआई के अंदर में? पहली बात है उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंक्लूड नहीं किया जाता है। दूसरा, इट एक्सक्लूड सर्विसेज सेक्टर 55% जो जीडीपी के हैं अभी, और कभी कभी जगह पर मल्टीपल काउंटिंग होता है। दैट इज वाई स्विचिंग ओवर फ्रॉम डब्ल्यूपीआई पीपीआई शुड बी अंडरटेकन इन सर्टेन एरियाज। और एक्सपेरिमेंटल सीरीज पहले इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जो डिसाइड करेंगे एनएससी, नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन। The currently PPI is proposed by NSC. It will replace the WPI. NSC किस NSC हो गया, CSO होगा, CSO आते हैं इसके अंडर में, मोस्पी के अंदर में। पहले से बात चल रहा था, नियर नहीं है ये, लेकिन ओवरऑल इट इज सीन टू रिप्लेस द WPI currently. Recommendation किया है। India is one of the few country that uses still WPI. All the members G20 in China they have PPI. तो PPI से तीन जगह फायदा है। जो बात सर्विस सेक्टर इंक्लूड हो सकता है, इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है और मल्टीपल बायस इंक्लूजन नहीं होगा उसके अंदर। और टर्म में भी जो है प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर्स के पर्सपेक्टिव से जो प्राइस चेंजेस हो रहे हैं, मतलब ये और इफेक्टिव हो सकता है और डायरेक्ट प्राइसेस जो बिजनेसेस को डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकता है, तो ज्यादा इफेक्टिवनेस इसकी है कंपेयर टू द होलसेल प्राइस इंडेक्स। हम्म।
PPI will also include services. WPMI से गुड्स होता है, देख लें. Ninth meeting of the Niti Aayog Governing Council likely to be held next month to discuss Viksit Bharat 2047. इंडिया बात कर रही है 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन जाएंगे 2047, और कैसे बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन होगा. दैट रिक्वायर्स रेडिकल पॉलिसी चेंजेस इन सेवरल एरियाज. तो क्या क्या हो सकता है इसमें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड एक्विजिशन में बात हो सकता है, फिर डिजिटाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड, लॉजिस्टिक, एजुकेशन के अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन जाएगा, नीट जैसे एग्जाम में जो इरेगुलरिटी है वो नहीं हो, उसके लिए NEP बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे. हेल्थ में पैलेटिव केयर, लॉन्ग टर्म में टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन आ सकता है हर एक फील्ड में, एग्रीकल्चर में, फूड प्रोसेसिंग में, डिफेंस में आत्मनिर्भर बनना होगा. और ओवरऑल जो अपना जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है वर्ल्ड वाइड डिप्लोमेसी में, इसको अलाइन करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली. तो हर एक फील्ड में कैसे किया जाए उसके लिए नीति आयोग वॉज टास्क टू विथ मर्जिंग दीज रिपोर्ट कंसोलिडेटेड विजन. तो नीति आयोग के रिपोर्ट आएंगे तो आई थिंक वी शुड लुक इनटू इट, क्या बोलना चाह रहे लॉन्गर टर्म के लिए. लेकिन नीति आयोग अभी शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी करता है, 3 years 5 years और लॉन्ग टर्म. तो 2047 वाला है, उसमें भी कहीं ना कहीं वो डॉक्यूमेंट बात करेंगे. इसको एक बार गो थ्रू कर लो. टॉप ऑयल PSU इन टॉक्स फॉर पेट्रोब्रास क्रूड. इंडिया में इंपॉर्टेंट ऑयल कंपनीज रिफाइनरी IOCL, HPCL, BPCL, दे विल विजिट ब्राजील. तो ब्राजील के साथ एनर्जी डील अभी तक में किस एरिया में हो चुका है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में ब्राजील प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बायोफ्यूल अलायंस का पार्ट है वो. सेकंड, क्योंकि शुगर केन में भी वो वन द लीडर प्रोड्यूसर है, फर्स्ट रैंक है उनका, तो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में उनका रोल है. सेकंड, इंडिया हैज बीन डाइवर्सिफाइंग इज एनर्जी सप्लाई बाय इंक्लूजिंग नॉन ओपेक, और फिर ओपेक के अलावा रशिया हो गया, ओपेक प्लस में आते हैं, अब ब्राजील हो गया. तो लॉन्ग टर्म सिक्योर गारंटी क्रूड ऑयल ओवर द लॉन्ग टर्म. उसके साथ डाइवर्सिफाई करेंगे तो कभी भी अगर मिडिल ईस्ट के अंदर प्रॉब्लम आएंगे, डिस्टेबलाइजेशन होगा, तो इंडिया विल सिक्योर इट्स एनर्जी सिक्योरिटी फ्रॉम दीज कंट्रीज. इसलिए पिछले साल में इंडिया हैज बीन स्लोली इंक्रीजिंग import from Russia regarding gas, oil. नीति आयोग launched संपूर्णता अभियान, 100% saturation, 12 key indicator across aspiration district and blocks. तो नीति आयोग ने स्टैब्लिश किया था, इसको इनिशिएट किया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, उसी का ही सेकेंड वर्जन है. डिस्ट्रिक्ट होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड है इन इन दी सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर, all these schemes will be specific tailored to meet the की एस्पेक्ट. और वहां पर SDI को इंप्रूव करने की बात होगा, वहां पर मोर अमाउंट कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हो गया, ब्यूरोक्रेसी मोर अमाउंट पार्टिसिपेटिव नेचर के रहेंगे वहां पर, प्लस जो उसको और माइक्रो लेवल पर चेक करने के लिए ब्लॉक क्लियर किया गया. अब सबसे बड़ा एस्पेक्ट है सिर्फ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिसी चेकिंग, पॉलिसी रिव्यू भी इंपॉर्टेंट है. दैट इज वाई नीति आयोग हैज लॉन्च संपूर्णता अभियान, ताकि सैचुरेशन हो सके, 100% अचीव कर सके जो भी 12 इंडिकेटर है. इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? तो अगर वी कैन डिराइव की सैनिटेशन का होगा, इसमें एजुकेशन होगा, मोर्टालिटी होगा, मैटरनल मोर्टालिटी, फिर चाइल्ड मोर्टालिटी से लेकर न्यूट्रिशनल ड्राइव होगा, फिर एग्रीकल्चर सर्विसेज होगा, उसमें फूड प्रोसेसिंग के अंदर फूड वो दूसरा हो जाता है, इंडिकेटर है ये. एज हो सकता है इसमें, पॉवर्टी एलिवेशन के अंदर में इनकम हो सकता है एक. तो अभी तक में 112 एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है, नंबर पता होना चाहिए. अब 500 एस्पिरेशन ब्लॉक. फाइनेंस कमीशन पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, CS पेपर 280 आर्टिकल के अंदर में आते हैं. हर 5 साल में उनका इट इज फॉर्म्ड,
और अभी के जो 16 फाइनेंस कमीशन है, देयर रिकमेंडेशन विल बी अप्लाइड फ्रॉम 26 टू 31। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है यहाँ पर? डिवोल्यूशन कॉन्ड्रम, कि डिवोल्यूशन कैसे करे फ्रॉम द पूल। तो ऑलरेडी 15 फाइनेंस कमीशन इतने सारे एरिया में डिवोल्यूशन के स्ट्रेटेजी अपनाए, कि पहला सबसे इंपॉर्टेंट इनकम डिस्टेंस, एरिया डिस्टेंस, एरिया इनकम दो हो गया, और पॉपुलेशन हो गया, डेमोग्राफी परफॉर्मेंस 12.5, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी जहां पर कंजर्वेशन की बात की, और टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट, ये पूरे मिला करके डिवोल्यूशन प्रोसेस है। तो डिवोल्यूशन वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है। हॉरिजॉन्टल स्टेट स्टेट, वर्टिकल सेंटर स्टेट। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है? सेस डिवोल्यूशन का पार्ट नहीं है, ना ही कि सरचार्ज है। तो स्टेट बात करते हैं कि मोर एंड मोर डिवोल्यूशन होना चाहिए उनको। प्लस आप डायरेक्टली ग्रांट देते हो, 90,000 से ऊपर ग्रांट डायरेक्टली लोकल बॉडीज देते हो, तो वहां बात होती है कि सेंटर डिवॉल्व करे स्टेट को। स्टेट का अपना अधिकार है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन के थ्रू वो डिवॉल्व करे लोकल बॉडीज को, सेंटर डायरेक्टली क्यों कर रहा है? तो ये क्वेश्चन उठता है। दूसरा कि जो लोकल बॉडीज है उनको राइट टू लेवाई टैक्सेस उस पर होता है। टैक्सेशन को धीरे धीरे सेंट्रलाइज किया जा रहा है, जीएसटी के अंदर लाया जा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा जो स्टेप बाय स्टेप जो स्टेट के जो एरियाज थे टैक्स कलेक्शन का, वो घटते जा रहे हैं। तो उस पर क्वेश्चन उठता है। तो डिक्लाइन टैक्स बेस एंड रिड्यूसिंग द डिविजिबल टैक्स पूल। तो ये कॉन्ड्रम है कि टैक्स कलेक्शन बढ़ते जा रहा है, लेकिन इसको डिवॉल्व कैसे करें? और किसके हिसाब से टैक्स करना है? क्योंकि सदर्न स्टेट क्वेश्चन उठाते हैं कि हमने इंडस्ट्री सेटअप किया, तमिलनाडु ने, महाराष्ट्र ने, कर्नाटका और केरला उसने पॉपुलेशन पर अपने फैमिली प्लानिंग करके पॉपुलेशन कंट्रोल किया। लेकिन इनकम डिस्टेंस में उनको टैक्स की डेवोल्यूशन में कम मिलता है, और इट आउट परफॉर्म डेमोग्राफी परफॉर्मेंस 12.5%। 12.5% इनकम डिस्टेंस 45% है। तो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि जो हम लोग टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, ओवरऑल डेवलप इकोनॉमी बनने वाले हैं, दूसरा कि पॉपुलेशन कंट्रोल भी कर रहे हैं, उसके लिए हम हमें पिनलाइज किया जा रहा है। दैट इज वाई दे आस्किंग फॉर मोर एंड मोर सेंट्रल ग्रांट, 12,500 करोड़ रुपीज फ्रॉम बाई केरला। और अभी तमिलनाडु आफ्टर साइक्लोन नीचोंग दे हैव आस्क्ड 37,000 करोड़ रुपीज फॉर द डिजास्टर रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट तो और इसको हम फाइनेंस बोल कमीशन। सकते हैं कि इवन जो इनकम इनइक्वालिटी है, थोड़े ब्रॉडर लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जैसे फाइनेंशियल डेवोल्यूशन की यहाँ बात हो रही है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जो फिस्कल एफर्ट्स है, बोला जाता है कि गवर्नमेंट का इसमें इम्पोर्टेंट रोल रहता है, तो उसको भी कंसिडर करना इम्पोर्टेंट है। और फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव, रॉल्स जस्टिस में जो थर्ड वाले पार्ट है, इसमें डिफरेंस प्रिंसिपल है। उसमें बात होता है कि लीस्ट एडवांटेज को आप देंगे। इसमें स्टेट का रोल होता है, स्टेट का एक रूल होता है कि इंश्योर कर रहे पॉजिटिव लिबर्टी। तो दैट इज वाई इनकम डिस्टेंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। मोर लोन्स लिंक टू रेपो ट्रेजरी यील्ड। हाँ, ओवरऑल आरबीआई का मैंडेट रहता है कि वो इंश्योर करे मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ओपन मार्केट ऑपरेशन एक्सेट्रा। तो उसमें उन्होंने बताया था कि लोन शुड बी पेड, ये होना था आई थिंक, टू द रेपो रेट, ताकि फिर ओवरऑल बैंक को दिक्कत नहीं हो, बैंक भी एक तरह से स्ट्रीमलाइन हो जाए, लोन दे सकते हैं फॉर शॉर्टर टर्म लॉन्गर टर्म उसके हिसाब से। अभी भी सी कि करंटली जो डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट जो लिंक्ड है विद द लोन्स है, जो हर बैंक अपना डिसाइड करता है, वो है एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट। उसका एक पार्ट है रेपो रेट। तो रेपो रेट अगर चेंज होता है तो एमसीएलआर भी चेंज होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल वी कैन से कि जो ट्रांसमिशन है ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, दैट इज जो टाइम लैग है उसमें वो कम हो रहा है, और अगेन वहां पे भी इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो रही है, अगर वी आर सीइंग सम डायरेक्ट लिंकेज विद द लोन रेट्स एंड द रेपो रेट थ्रू एमसीएलआर। तो एमसीएलआर से पहले होता था बैंक रेट, एंड that we can say that was more rigid. So MCLR is more flexible also, which can we can say कि it can be changed according to the needs of the economy, economic situation. हम्म। लेट्स टैकल इमर्जिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड हेल्थ क्राइसिस।
दिस इज ऑल्सो हाईलाइटेड बाय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जिसने बोला है क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिस्क्रिमिनेशन या क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिसएडवांटेज to the marginalized section of society, it is under the Article 21 right to protection from damage from climate change. कैसे हेल्थ क्राइसिस हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल हीट वेव के कारण ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, तो आपका बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है. दूसरा डिजीजेस, परफॉर्मेंस जो मेल्ट होते हैं इन द ग्लेशियर, उसके कारण अलग अलग डिजीजेस इट क्रिएट्स. बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, उसके कारण भी है. दूसरे एयर पोल्यूशन, डस्ट इट ब्लोज फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, उसके कारण भी हो रहा है. तो अलग एरियाज में हेल्थ क्राइसिस बढ़ते आ रहे हैं. इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, इट इम्पैक्ट्स लंग डिजीजेस, कार्डियोवैस्कुलरिटी, न्यूनेटल मोर्टालिटी, डायरियल इलनेस. तो क्या करना चाहिए इसमें? तो हेल्थ क्राइसिस को टैकल करने के लिए सोल्यूशन विल शुड बी मल्टी सेक्टोरल. वन हेल्थ एग्जाम्पल है इसमें कि एनिमल, ह्यूमन, इन्वायरमेंट, तीनों को जोड़ के चलना पड़ेगा. दूसरे की क्लाइमेट सेफ्टी फॉर द आशा वर्कर, सोशल सिक्योरिटी में बोला जाता है कि आशा वर्कर जो बाहर काम करते हैं उनको भी एक तरह से सोशल सिक्योरिटी नेट मिलना चाहिए ड्यूरिंग हीट वेव और डिजास्टर मैनेजमेंट. हीट वेव को इंक्लूड करना चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर में. दूसरा डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग एट अ वेरी ग्रासरूट लेवल. प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर को मोर एंड मोर ऑटोनॉमी और एक तरह से फोकस करना चाहिए. बजटरी एलोकेशन हो गया, इंक्लूसिव अप्रोच हो गया, कम्युनिटी ड्रिवन एक्शन, वैक्सीनेशन हो सकता है इसमें. और जब तीनों का बात करते हैं वन हेल्थ, तो ये हो गया एक स्पेसिफिक हो गया एरिया हो गया रिगार्डिंग ह्यूमन हेल्थ. अभी इन्वायरमेंट का बात करें तो इसमें अर्बन फॉरेस्ट्री, रिच एक्विफायर रिचार्ज टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज, टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज. और फिर जब तीसरा एनिमल का बात आते हैं तो उसमें भी आप ड्रॉट कैटल, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, हाई क्वालिटी ब्रीड हो गया, या फिर आप वैक्सीनेशन इन प्रमोट करेंगे इन द कैटल्स सो दैट जो जूनोटिक डिजीज है वो भी कम हो. टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं अलग अलग. तो क्लाइमेट रेजिडेंट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट चाहिए. इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, CSR के थ्रू हो सकते हैं या बॉन्ड के थ्रू हो सकते हैं. यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, तो पेनिट्रेशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस को और भी इंक्रीज करना वो भी सिग्निफिकेंट है. और जेनेरिक मेडिसिन भी अफोर्डेबिलिटी को लास्ट माइल तक लेके जाना, जैसे वी आर हैविंग दैट स्कीम जन औषधि केंद्रास. सो एक है अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी भी है, तो अब क्वालिटी के ऊपर भी क्वेश्चन उठता है. तो CDSO का रोल और सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्वालिटी ऑफ ड्रग्स. और जैसे कल हमने बात करी थी PMJ, तो उसमें बोल रहे थे कि वेदर द एल्डरली शुड आल्सो बी कवर्ड और नॉट, पीपल अबव 70 years ऑफ एज. तो जेरियाट्रिक केयर दैट इज इनकम आल्सो एंड सिग्निफिकेंट. गवर्नमेंट टू कम विथ न्यू शिप बिल्डिंग रिपेयर पॉलिसी. शिप बिल्डिंग और रिपेयर, शिप बिल्डिंग में अगर देखा जाए तो चाइना इज अ लीडर प्रोड्यूसर ऑफ शिप बिल्डिंग एक्टिविटी. शिपिंग इंडस्ट्रीज में ग्रीस ऊपर है, लेकिन शिप बिल्डिंग में चाइना है. और रिपेयर में इंडिया इज वन ऑफ द लीडर इन रिपेयर. इंडिया में गुजरात कोस्ट में एक नाम है, आई कैन नॉट रिकॉल, वहां पे शिप बिल्ड रिपेयर फैसिलिटी होता है. यहाँ पर रिसाइकलिंग होता है, शिपिंग उसको स्क्रैप में बेचा जाता है, हर एक एलिमेंट को वापस रिसाइकिल किया जाता है. तो इससे थ्री थ्री एरियाज विल बी टैकल्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल कि पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है. दूसरा 3R इकोनॉमी, रीयूज रिसाइकिल, इसको यूज करेंगे, अलग अलग फील्ड में इसको दे सकते हैं. दूसरा जो MSME सेक्टर है उनको रिवर्स टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे शिप बिल्डिंग एक्टिविटी क्या क्या उसमें मेटल्स बाकी सब यूज हो सकता है, उसको वापस से हम लोग फिर शिप बिल्डिंग एक्टिविटीज में इंश्योर कर सकते हैं. तो टू इंक्रीज शिप बिल्डिंग से क्या फायदा होगा? दूसरा कि हम लोग फोकस मोस्टली लॉजिस्टिक में रोड एंड रेलवे करते हैं, फ्रेट करते हैं, हम लोग कभी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी पर फोकस ज्यादा नहीं करते, तो उससे एक फायदा होगा. सेकंड कि जब अंडमान निकोबार आइलैंड को बनाया जा रहा है ट्रांस नेशनल शिपमेंट रूट, या फिर हम्बन टुंडा पोर्ट हो गया, या फिर JNPT हो गया, गुजरात हो गया, उसको कनेक्टिविटी सागर माला, तो उसके लिए शिपिंग इंडस्ट्री का थ्राइव होना इंपॉर्टेंट है, ताकि शिप
बाहर से खरीदना नहीं पड़े, उसमें भी आत्मनिर्भर बन जाए, ताकि तभी जाकर के जो बिल आएगा हो सकता है इसमें इंसेंटिव दिया जाए। हाँ, इसमें साइमल्टेनियसली इंपॉर्टेंट रोल है कॉनकॉर का भी, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का भी। जब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग दी कैपेसिटी, तो वो उसको हम इंडिजिनसली कैसे कर रहे हैं। और जो आपने बोला कि शिप यार्ड है, स्क्रैपेज फैसिलिटीज जो गुजरात में, दैट इज इन द भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, गल्फ वाह। ऑफ खम्बट के पास, टाउन ऑफ अलांग, हेलो। ALAN। प्लास्टिक अमंग टॉप कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमी। अमंग टॉप कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमी, प्लास्टिक हर जगह यूज होता है, राइट फ्रॉम फूड पैकेजिंग टू डिलीवरी ऑफ गुड्स। अमेजन के अंदर प्लास्टिक, हर जगह प्लास्टिक यूज होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सबसे ज्यादा प्लास्टिक में, कि यूज एंड थ्रो, सिंगल यूज प्लास्टिक है, तो गवर्नमेंट ने बैन भी किया था लेकिन तभी भी यूज होता है अभी। तो वो दिखाते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक को रिमूव करके ऑल्टरनेटिव इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ऐसा प्लास्टिक यूज करे कंटेनर जो रिसाइकेबल पार्ट हो, पीईटी हो गया, पेट, तो वो एक इम्पोर्टेंट है। सेकंड, प्लास्टिक रिसाइकलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी, प्लास्टिक का अगर उसको यूज नहीं कर सकते तो उसको आप रोड में कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर सीमेंट में या कहीं और, बिकॉज इट इज अ बाइंडिंग मटेरियल। उसे रोड और एक तरह से स्ट्रेंथन होता है, और बारिश में जो कंकड़ और पत्थर टूट के बाहर निकलता है वो नहीं निकलेगा, तो बाइंडिंग मटेरियल से काम करेगा। तो इट लीडिंग कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमी। तो, तो प्लास्टिक कहाँ से बनता है? प्लास्टिक मोस्टली डिराइव फ्रॉम क्रूड ऑयल, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल। तो इसलिए जब क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो सिर्फ कार्स पर फोकस करते हैं कि कार अगर बंद हो जाएगा तो मोस्टली सिर्फ 1% या 2% मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन कम होगा। मोस्टली जो क्रूड ऑयल का यूज होता है वो एविएशन फ्यूल में यूज होता है, वो लुब्रिकेंट में यूज होता है, और प्लास्टिक में यूज होता है सबसे ज्यादा, राधा कि सिर्फ कार में। एससीओ समिट, व्हाट्स इन इट फॉर न्यू दिल्ली। एससीओ समिट, उसमें सेवरल कंट्रीज है, बस एक तुर्कमेनिस्तान नहीं है सेंट्रल एशिया में। अब एससीओ समिट का रोल क्या रहा है? जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वो एक तरह से बैकयार्ड है फॉर रशिया। वहां पर रिच इन रिसोर्सेस, ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम कजाकिस्तान से, एक्सेट्रा, और प्लस कनेक्टिविटी टू रशिया और यूरोप थ्रू इंडिया, या फिर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर थ्रू बंदर अब्बास पोर्ट, वो हो सकता है। दैट इज वाई एससीओ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक एरिया है फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया ऑफर्स मल्टीपोलैरिटी टू द बाइपोलर नेचर ऑफ बोथ रशिया एंड चाइना इन दैट रीजन। दोनों चाहते हैं कि मेरे तरफ जाए, तो इंडिया ऑफर करता है मल्टीपोलैरिटी। संघाई 5 1996 में लॉन्च हुआ था, उसके बाद फिर ऐड होते गया, अभी ईरान करंटली ऐड हुआ, 2017 में पाकिस्तान और इंडिया ऐड हुआ था। फिर इंडिया का प्लान क्या रहा है? तुर्कमेनिस्तान से गैस पाइपलाइन इंश्योर करे, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान का सहमति होना जरूरी है, अफगानिस्तान का स्टेबलाइजेशन होना जरूरी है, जो अभी है नहीं, इसलिए फिर इंडिया ऑल्टरनेटिव रूट देखता है, तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर या फिर ग्वादर के थ्रू। एससीओ करंट मेंबर बात कर ली। इंपॉर्टेंट एससीओ क्यों है? क्योंकि अगर अगर लॉन्ग टर्म में पीओके मिलता है तो डायरेक्टली आपको तजाकिस्तान से थ्रू आप सेंट्रल एशिया जा सकते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है। दूसरा, आप बाईपास कर सकते हैं पाकिस्तान को थ्रू नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और थ्रू सेंट्रल एशिया और रशिया रीच कर सकते हैं, तो उससे आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑयल, पेट्रोल, यूरेनियम रिसोर्सेज सब मिल सकता है। प्लस प्लस जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर में एंटी टेररिज्म एक्टिविटी है, रेडिकलाइजेशन है, उसको भी आप सेंट्रल एशिया के थ्रू कवर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर रैट्स प्रोग्राम है, और रशिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर डी रेडिकलाइजेशन। हाल फिलहाल में पाकिस्तान में कहीं पर, आई कैनॉट रिकॉल, एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर में जहां पर उन्होंने बैन किया रेडिकल एक्टिविटीज इन देयर ओन रीजन, तो इंडिया कैन ऑफर इम्पोर्टेंट। एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स मतलब आपका जो डेटा सॉवरेंटी कितना है, आपका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर, लॉज, क्या वो मॉडर्नाइज हुआ है, वो उससे क्वेश्चन उठता है। दूसरा, क्या आपका जो ह्यूमन कैपेबिलिटी है वो एआई के साथ चल सकता है लॉन्ग टर्म में। आपका जो वर्क फोर्स है, क्या वो ट्रेंड एआई ट्रेंड है, उसके हिसाब से रैंकिंग में इंडिया 88 पोजीशन पर है। तो ये दिखाते हैं कि हमें फोकस करना चाहिए मोर ऑन ट्रेनिंग और वर्क फोर्स
जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने बोला था 15 मिलियन 1.5 मिलियन वर्कफोर्स को ट्रेन करेंगे लॉन्गर टर्म में। सेकंड, इंडिया में जो अभी ईयू का जो एआई एक्ट है वो इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में। फॉर लॉस के अंदर भी एआई को डाल सकते हैं और स्पेसिफिक एआई सेंट्रिक अथॉरिटी बना सकते हैं जो अभी नहीं बना है, जैसे डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, सीसीआई है, वैसी अथॉरिटी बन सकते हैं एआई का जो सिर्फ एआई को क्रिटिकल तभी ऊपर जा सकते। गवर्नमेंट लुक्स गवर्नमेंट लुक्स एट ईजिंग एफडीआई पॉलिसी फर्दर। एफडीआई becomes a very important force for the capital investment in India। करंट अकाउंट में नहीं होता, कैपिटल अकाउंट में आता है एफआईआई एंड एफडीआई। एफडीआई में कि इक्विटी भी रहता है इसमें, और मोस्टली गवर्नमेंट का पहले एफडीआई बहुत नहीं के बराबर था 1991 के पहले, फिर धीरे धीरे डी लाइसेंसिंग हुआ, हर एक फील्ड में आते गया, लेकिन कुछ एरिया से छोड़कर रेलवेज में, न्यूक्लियर में, डिफेंस नहीं, डिफेंस में है कई जगह, न्यूक्लियर, रेलवे, एक्सप्लोसिव और केमिकल फर्टिलाइजर, इसी एरियाज में एफडीआई तो कंट्रोल्ड है और रिस्ट्रिक्टेड है। बाकी हर एरियाज में 74% है, कहीं पर 50 से 51 है, कहीं 49 है, कहीं 100 है, कहीं बहुत कम है 26% है। तो डिपेंड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डीपीआईआईटी के अंदर में इंश्योर करता है कि एफडीआई को लिबरलाइज किस एरिया में करे। तो उससे क्या फायदा होता है कि वर्ल्ड वाइड से आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, स्टेक बनेगा तो आपका कंपटीशन बढ़ेगा, लोकल कंपटीशन बढ़ेगा, एमएसएमई ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और मोर एक तरह से मॉडर्नाइज होंगे, उनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा होगा, मशीनरी खरीद सकते हैं, लेबर कॉस्ट पे फोकस कर सकते हैं, मॉडर्नाइज कर सकते हैं, स्किल ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट। एंजल टैक्स। तो एंजल टैक्स वो होता है कि, हाँ, कि जब एक नया स्टार्टअप बनता है, आप आइडिया पिच करते हैं, तो एंजल इन्वेस्टर होता है जो फर्स्ट इन्वेस्टर होता है जो स्टार्टअप आइडिया में उसके बाद वेंचर कैपिटलिस्ट आता है, सेकंड बार में आता है, पहला वाला एंजल इन्वेस्टर होता है। तो उसमें जो टैक्स लगता है उसको एंजल टैक्स बोलते हैं, मान जी। तो करेंटली अभी 36% है, 30% है। इससे बात हो रहा है रिमूवल ऑफ एंजल टैक्स। उससे क्या प्लस हो सकता है कि ओवरऑल न्यू स्टार्टअप आइडियाज है इसको आप प्रमोट कर सकते हैं, मोर और मोर इन्वेस्टमेंट आ सकता है इसमें। इंडिया's LNG import at 44-month high in June as gas-based power output jumps। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इसमें बोला गया था 244 गीगावाट, कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन जितना है उससे 6 गीगावाट कम है। तो इसलिए इसमें बात होता है कि ओवरऑल गैस बेस्ड इकोनॉमी पे बात हो रहा है लॉन्गर टर्म में। गैस बेस्ड इकोनॉमी के लिए गैस ग्रिड, नेशनल गैस ग्रिड, गेल का रोल इसमें, और दूसरा प्राइसेस शुड बी रीजनेबल। एलएनजी या फिर लिक्विफाइड नेचुरल गैस हो गया, एलपीजी हो गया, शेल गैस हो गया, अलग अलग एरिया से। लेकिन करेंटली वी आर इम्पोर्ट डिपेंडेंट मोस्टली। गैस कहाँ से आता है एलएनजी? कतार से, 45% से ऊपर। और पावर जनरेशन कोल पर है और बाकी जगह पर है, लेकिन अगर वहां पर कमी आता है तो गैस बेस्ड जनरेशन बढ़ाया जाता है, तो हम लोग और डिपेंडेंट हो जाते हैं। और दूसरा, सिटी गैस एलएनजी को यूज कर रहे थे सिर्फ पावर में नहीं, सिटी गैस जो घर तक सप्लाई होता है, दूसरा फर्टिलाइजर में यूज होता है गैस, क्योंकि उसमें मीथेन होगा। हम्म। तो फर्टिलाइजर में यूज होता है NH2CO NH2, तो फर्टिलाइजर में यूज होगा, इसमें मीथेन। गैस बेस्ड पावर प्लांट्स थर्ड में आते हैं प्रायोरिटी सेक्टर में। करेंटली 5.6% है कंट्री के टोटल कैपेसिटी में गैस बेस्ड पावर जनरेशन इंडिया में। तो मोर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, और ताकि फिर एलएनजी इंपोर्ट कम हो सके, डिपेंडेंसी कम हो सके। तो इसको ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव इसका कोल गैसिफिकेशन एक हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए,
दूसरे कि एलएनजी को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ऑल्टरनेटिव तीसरा हो सकता है सोलर, हाइड्रो, विंड, जियोथर्मल और न्यूक्लियर लॉन्ग टर्म के। I think we can take up in the next session.